पहला प्रश्न है आपके सामने कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में हुआ था, वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गुजरात, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया और इसका पहला अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्द से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, लियाकत अली खान ने। बताइए यहाँ पर तीसरा प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद इकबाल ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर यह है, यह एक शुभ दिन था। बी है, इसी तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और डी है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर पाँचवा प्रश्न है कि देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में है? ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी है इसका शतपथ ब्राह्मण में, सी है छांदोग्य उपनिषद में और डी है मुंडक उपनिषद में। बताइए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, बिल्कुल सही जवाब है। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? बिंदुसार का, अशोक का, कनिष्क का, हर्षवर्धन का। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन थे, वो किस शासक के समकालीन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिंदुसार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बिंदुसार किसके पिता थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। और बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? पुरुष तथा नारी का योग का, देवता तथा देवी का योग का, सी है देव और उसकी सती का योग का और डी है उपयुक्त में से किसी नहीं, कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, देव तथा उसकी शक्ति का योग, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया? सांची स्तूप, भरहुत स्तूप, अमरावती स्तूप और नालंदा स्तूप। बताइए 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है सांची स्तूप। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह और आराम शाह। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 9वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए यहाँ पर जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, ये कब से कब तक शासन किए थे?
तो ये 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक ये शासन किए थे। और ये बलवान अपने पुत्री के विवाह किनसे किए थे? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद से। और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलवान को उल्लू खां के उपाधि प्रदान किए थे, याद रखिएगा। और बलवान के द्वारा एक त्यौहार शुरू किया गया था जिसका नाम है नौरोज़, जो कि पारसियों का पहला दिन नव वर्ष के रूप में मनाते थे पारसियों के द्वारा। और जो इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी यानी 40 से दासों का जो समूह का गठन किया गया था उसको किसने समाप्त किया था? तो बलवान ने। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। बहराम शाह थे जो कि राजिया सुल्तान के बाद रजगद्दी पर बैठे थे। बहराम शाह। आराम शाह थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र थे और कुतुबुद्दीन के बाद से 8 माह के लिए शासन संभाले थे। फिर इसे आराम शाह को मारकर इल्तुतमिश जो कि 1211 ईस्वी में शासन संभाला था। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? ऑप्शन नंबर ए है 1645 में। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पुरंदर की संधि शिवाजी के द्वारा कब और किसके साथ किया गया था? तो 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह के साथ किए थे पुरंदर का संधि। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? बाबर ने, अकबर ने, शिवाजी ने और बाजीराव पेशवा ने। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीका को शुरू किया था? तो शिवाजी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? राजा राम ने, चूड़ामल ने, गोकुल ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस जाट नेता ने अकबर के कब्र को लूटा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राजा राम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, और सी है भारत को श्रीलंका से और लक्षद्वीप को मालदीव से। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट और उत्तरी सरकार तट। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चिल्का झील जहाँ स्थित है वह उस तट किस तट पर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए चिल्का झील तो पहला तो ये उड़ीसा में स्थित है और ये उत्तरी सरकार तट में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये उड़ीसा से लेकर और पश्चिम बंगाल तक उत्तरी सरकार तट है, जिसको डेल्टाई क्षेत्र भी कहा जाता है। कोंकण तट है ये महाराष्ट्र से लेकर और कर्नाटक तक है कोंकण तट। उसके बाद से मालाबार है जो कि कर्नाटक से लेकर केरल तक है, और एक कोरोमंडल है जो कि तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक है, वो कोरोमंडल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि हीरोइन प्राप्त होता है भांग से, अफीम, पोस्ता से, तंबाकू से, सुपारी से। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हीरोइन प्राप्त होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अफीम, पोस्ता से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए है निग्रोयड, बी है मंगोलियाड, सी है ऑस्ट्रेलियाड और डी है काकेशियाई। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस प्रजाति का जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं काकेशियाई, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए
कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? चंबल से, नर्मदा से, ताप्ती से और भीमा से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबद्ध है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताए नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो गेहूं उत्पादन से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में और कैस्पियन सागर में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ज्वालामुखी उदार नहीं होता है, किस सागर में ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होते हैं? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं बाल्टिक सागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बिछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव और पीटी उषा। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिछेंद्री पाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं ज़्यादा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विषुवत रेखा के पास, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज और आणविक खनिज। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं वन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को क्या कहा जाता है? आर्थिक कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आधारभूत कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया थोक मूल्य सूचकांक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा और सेबी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन, नवीन तकनीकों का प्रयोग, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन और डी है विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि क्रेता का बाजार कहलाता है जहाँ मांग से पूर्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी है कि पूर्ति से मांग अधिक होती है, पूर्ति और मांग दोनों बराबर होती है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मांग से पूर्ति अधिक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ
कम हुआ है, पहले बढ़ा फिर 1991 के पश्चात घटा। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है दिन पर दिन, तो लगातार घनत्व है जो कि बढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 547, 45 और 52 और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान में जो निर्धारित की गई है लोकसभा का सीट वो अधिकतम कितना हो सकती है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 552 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन और डी है राज्यों का यूनियन। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें भारत को क्या दर्शाया गया है, तो ये भारत एक राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का एक संघ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टडी या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 के क और अनुच्छेद 340। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी अनुच्छेद 338 के क बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। संविधान के जो भाग 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सी भाषा है जो कि उसमें नहीं है। बताइए जल्दी से 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताएं राजस्थानी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 33वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो तो इसका सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368, 360, 356 और 352। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें जितने भी अनुच्छेद ये दिया गया है सभी बेहद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर संशोधन का प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है, तो संविधान में संशोधन का प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था। और यहाँ पर अनुच्छेद 352 है, ये राष्ट्रीय आपात के बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट और एप्पल। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आर्यभट्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। और किसके सहयोग से भेजा गया था, तो रूस के सहयोग से भेजा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि वह रोग जो किसी रोगी के संपर्क से होता है क्या कहलाता है। सांसर्गिक रोग, जन्मजात रोग, विशेष क्षेत्रीय रोग और सर्वव्यापी रोग। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वह रोग जो किसी व्यक्ति के या किसी रोगी के संपर्क में आने से होता है उसको सांसर्गिक रोग कहते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न के निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। पेप्सिन, सेलुलोज, ट्रिप्सिन और ग्लोबिन। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलुलोज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है
मधुमक्खी का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल्दी से यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपी कल्चर में और पीसी कल्चर में। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मधुमक्खी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 38वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एपी कल्चर, बिल्कुल ही सही जवाब है। मधुमक्खी पालन करना, उससे मधु प्राप्त करना एपी कल्चर कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक का अव्यय है, यानी परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा कण पाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो देखिए, परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो 39वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि परमाणु के नाभिक का अव्यय या कण है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार किया जाता है? एसिटिलीन का, अमोनिया का, रेडॉन का, एथिलीन का। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार किया जाता है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, अमोनिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एडवर्ड टेलर, बिल्कुल ही सही जवाब है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न आपके सामने कि मेंडल के अनुमानसिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मेंडल के अनुमानसिकता सिद्धांत जो कि मटर के पौधे पर ये अनुप्रयोग किए थे, यह किस पर आधारित है? 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, लैंगिक जनन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज का, यूरिया का, श्लेष्मा का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसका उत्पत्ति करना एक यकृत का कार्य है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, यूरिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि एग्लोलॉजी किसका अध्ययन है? एग्लोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कौवा का, शैवाल का, जीवाणु का और लाइकेन का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, शैवाल का, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों की प्रकीर्णन द्वारा पादपों के संवर्धन में योगदान नहीं करता है? पवन, कवक, जंतु और जल। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी कवक, बिल्कुल ही सही जवाब है। बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के संवर्धन में कौन योगदान नहीं करता है? कवक। बाकी यहाँ पर पवन है, जंतु है, जल, इसके माध्यम से संवर्धन होता है पादपों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी 100 डेसिबल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? आरती शाह, कोनेरू, हम्पी, मिहिर सेन और अनिल सूद। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मिहिर सेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, चेतन भगत और राहुल गांधी। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, बराक ओबामा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर पूछा गया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर इसका बी है, सोनपुर, मालीगांव और जबलपुर। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालीगांव। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और हैदराबाद से। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 50वें प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं पंजाब, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।